बेटा आज की वीडियो में हम क्लास 10th का जो अभी प्री बोर्ड का पेपर हुआ है हिंदी का, उस पेपर का हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये जो पेपर है आपका 801 कैपिटल बी ए है और आपको पता है कि आपका पेपर जो है वो 70 मार्क्स का होता है और आपको समय जो मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। जो प्रारंभ के 15 मिनट होते हैं वो स्टूडेंट्स को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। बाकी यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए एक बार। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये निर्देशों के बारे में पहले से ही पता होगा। तो हम लोग आते हैं प्रश्न पर। ये बार आप लोग तब भी इनको एक अच्छे से रीड कर लीजिए। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, तो बेटा पहला प्रश्न है पुनर्नवा किस विधा की रचना है। तो पुनर्नवा जो है बेटा वो एक ऐतिहासिक उपन्यास है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो सही है। बाकी ये इसकी जो रचनाकार हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं। तो आषाढ़ का एक दिन के लेखक मोहन राकेश जी हैं और ये एक प्रसिद्ध उनका नाटक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, मोहन राकेश। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो ये है शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। तो छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। बाकी नेक्स्ट जो प्रश्न है वो ये है कि हंस पत्रिका का संपादन किसने किया। तो हंस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। ऑप्शन सी वाला आपका सही है। बाकी नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है विश्रामपुर का संत के लेखक हैं। तो श्री लाल शुक्ल जी हैं। ऑप्शन ए सही है आपका। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो ये है कि ठाकुर किस धारा के कवि हैं। तो ठाकुर जो है वो रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो ये है तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या है। तो जो तार सप्तक है उसमें जो कवि हैं वो 7 हैं। ऑप्शन डी वाला सही है। और बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो इसका संपादन जो है वो किसने किया। तो ये इसका संपादन किया था अज्ञे जी ने और अज्ञे जी जो है वो इसके संपादक हैं। इनका अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। नेक्स्ट प्रश्न है रामचंद्रिका किस काल का महाकाव्य है। तो ये बेटा रीति काल का महाकाव्य है और इसकी रचना जो है वो सुप्रसिद्ध कवि केशव दास जी ने की थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। तो ये जो पहली रचना है निहार, ये निहार जो रचना है ये महादेवी वर्मा जी की है। साथ में नीरजा भी महादेवी वर्मा जी की रचना है। और ये जो सुनहरे सहवाल है ये रचना अज्ञे जी की है। तो यहाँ पर बाकी एक रचना जो है ये बची, तो ये है पल्लव जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी की है। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कमल का सिपाही के रचनाकार हैं। तो बेटा कमल का सिपाही के जो रचनाकार हैं वो अमृत राय जी हैं और अमृत राय जी के पिता हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो ये जो रचना है ये मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित है, यानी ये एक जीवनी है मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन की। और इसको लिखा था अमृत राय जी ने, यानी ये इनके बेटे हैं। और अमृत राय जी को 1963 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था इसके लिए। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है शांत रस का स्थायी भाव है। तो जो शांत रस का स्थायी भाव है वो होता है निर्वेद। बाकी इसको भी आप लोग समझ लीजिए बेटा, ये आता रहता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है शोक।
शोक का मतलब आपको पता है दुख होता है। और हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है हास, केवल हा और सा, हास, इस तरीके से। और हास का मतलब आपको पता है हंसी होती है। और जो शोक है ये करुण रस का ही स्थायी भाव है। बाकी कभी कभी पेपर में वीर रस का भी आ जाता है स्थायी भाव, तो वीर रस का भी आपको पता होना चाहिए, उत्साह होता है। और श्रृंगार रस का भी स्थायी भाव पूछ लिया जाता है, तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति, र और ता में छोटी की मात्रा रति। रति का मतलब है प्रेम। और जो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, उसका मतलब है शौर्य या असाहस। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, यहाँ पर जो शांत रस का स्थायी भाव है वो है निर्वेद। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है बेटा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, कनक कनक ते 100 गुनी में अलंकार है। तो ये जो दोहा है इसमें जो अलंकार है वो है यमक। यमक क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 कनक यूज़ किए गए हैं, लेकिन दोनों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग है। एक का अर्थ है सोना और एक का अर्थ है धतूरा। तो जब एक ही शब्द एक से ज़्यादा बार आए और उसका जो मीनिंग है वो अलग अलग हो, तब वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो शब्द है कनक कनक, एक से ज़्यादा बार आया, 2 बार आया है, लेकिन इसका जो अर्थ है अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। नेक्स्ट हमारा है, दोहा छंद का उल्टा छंद है। तो दोहा छंद का उल्टा जो होता है बेटा वो होता है सोठा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो दोहा होता है उसमें जो पहले और तीसरे चरण में क्या होता है 13-13 मात्राएं होती हैं, और जो दूसरे और चौथे चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी विषम में क्या होती हैं 13-13 और सम में क्या होती हैं 11-11। लेकिन सोठा में क्या होता है इसका उल्टा, यानी कि विषम में 11-11 होती हैं और सम में 13-13 होती हैं। इसलिए यहाँ पर दोहा छंद का जो उल्टा है वो सोठा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा ये है प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग आपको पता है क्या होता है बेटा। उपसर्ग वो होता है कि जो वर्ड दिया गया है, जो शब्द दिया गया है उसके पहले जो ऐड होता है। तो जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और जुड़कर क्या करते हैं उसके अर्थ को उसके अर्थ में क्या करते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं या फिर उसमें कोई विशेषता ऐड कर देते हैं, तो वहाँ पर वो उपसर्ग कहलाता है। जैसे कि अज्ञानी को अगर ले तो अज्ञानी में क्या है अज्ञानी में जो ज्ञानी है और आ है ये अलग अलग करेंगे। अगर हम तो आ धन ज्ञानी लिखेंगे, तो जो आ है जो ऐड पहले हुआ है वो क्या है उपसर्ग है। जैसे प्रतिदिन, तो प्रति धन दिन, तो प्रति जो है वो उसमें क्या हो जाएगा उसका उपसर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से पर्यावरण जो है इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो परिधन आवरण होगा, परिधन आवरण। और परि का मतलब आपको पता है कि चारों ओर होता है और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ, यानी चारों ओर से घिरा हुआ। तो पर्यावरण यहाँ पर जो उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग क्या जो पहले ऐड होता है, तो परिधन आवरण हुआ, तो परि पहले ऐड हुआ, यानी डी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। इसी तरीके से एक प्रत्यय भी आता है, अभी आगे आया है प्रश्न में, देखते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है कि धुआं का तत्सम है। तो धुआं का जो तत्सम है वो धूम्र है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और पंचतंत्र में कौन सा समास है। तो जो पंचतंत्र है उसमें द्विगु समाज है, ऑप्शन बी आपका सही है। द्विगु समाज क्यों है, इसका रीज़न ये है कि द्विगु समाज क्या बताता है बेटा, आपको पता होगा, आपने पढ़ा है कि जो द्विगु समाज होता है उसमें किसी संख्या का जिक्र होता है या किसी मात्रा का जिक्र होगा। तो
उसका जो पहला शब्द होता है वो किसी संख्या को या मात्रा को दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो पंच है, पंच का मतलब क्या, 5, और तंत्र 5 तंत्रों का समूह। तो यहाँ पर संख्या के बारे में जिक्र होता है पहले। तो यहाँ पर पहला क्या आ रहा है, संख्या को बता रहा है पंच, इसलिए यहाँ पर द्विगु समाज है। इसी तरीके से त्रिलोक हो गया, 3 लोकों का समूह या समाहार। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है बेटा। यहाँ पर देखिए आ गया प्रत्यय, बढ़ाई में प्रत्यय है। तो अब प्रत्यय आपको पता है इसका उसी का जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, मतलब ये पहले लगता था जो उपसर्ग है, लेकिन ये लास्ट में लगता है। तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के लास्ट में ऐड हो, सबसे लास्ट में जुड़े और जुड़ने के बाद क्या करे, एक नया शब्द बनाए या फिर उसके अर्थ को बदल दे, तो उसे प्रत्यय बोलते हैं। जैसे कि अपनापन हो गया, तो अपना धन पन, या नाटककार हो गया, नाटक धन कार। इसी तरीके से बढ़ाई का क्या हो जाएगा, बड़ा धन आई। अब आई कैसे होगा यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ये आ की मात्रा है। बड़े आ की मात्रा क्या होती है, बड़े आ की मात्रा केवल एक लाइन होती है, ऐसे डंडा होता है। तो यहाँ पर ये एक डंडा लिखा है, अड़ा के बाद क्या लिखा है, एक डंडा लिखा है। तो ये जो मात्रा है वो बड़े आ की मात्रा है, तो इसलिए आई हो जाएगा यहाँ पर, बड़ा धन आई। तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो निम्न में से कौन सा पर्याय नहीं है, ऑप्शन बी दिनकर। तासाम शब्द में वचन और विभक्ति है। तो तासाम जो शब्द है इसमें वचन जो है वो बहुवचन है और विभक्ति जो है वो षष्ठी है। तो ऑप्शन ए सही है, षष्ठी बहुवचन। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वे शब्द कहलाते हैं। तो वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। बेटा ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। इसके अलावा बेटा जो खंड बा है, वर्णात्मक प्रश्न गद्यांश पर आधारित जो इसमें प्रश्न पूछे गए हैं उनको, और बाकी के जो पद्यांश से पर आधारित जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं मैं बहुत ही जल्द इस चैनल पे अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा। तो डिटेल में उसमें हमने डिस्कस किया है इन सभी प्रश्नों के उत्तर को। यहाँ पर देख लीजिए, जीवनी है, जीवन परिचय है और यहाँ पर श्लोक है। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं आपको आने वाले वीडियोस में मिल जाएगा। वहाँ पर हमने इसको डिटेल में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को डिटेल में डिस्कस किया है। ये आपका निबंध है लास्ट वाला। तो इन सभी पर बहुत ही जल्द वीडियो आ रही है। बाकी जो डिटेल वीडियो होगी, लॉन्ग वीडियो जो होगी, उसका आपको वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा।